किसी एक डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसा कंक्लूड किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइंस की डेंसिटी आप इसके अंदर देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है थोड़े बहुत अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होके नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहां पे बेटा कम कर रहे हैं। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करना चाहता है, तो ये डाइपोल भी यही चाह रहा है कि मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करूं, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन में सोना चाह रहा है, अलाइन होना चाह रहा है। बार मैग्नेट को एक अपन मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक लेंथ होता है, एक ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, जो कि दोनों लगभग बेटा बराबर होता है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5th चैप्टर बेटा आपका स्वागत है। अभी तक बेटा हम पर ने 4 चैप्टर कवर कर लिए। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा आज हम अपने 5वें चैप्टर की बात करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। भाई इस चैप्टर की एक खास बात है, ये चैप्टर एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं। पहली खास बात ये है, तो आपको जो भी पढ़ना है इस चैप्टर में वो मेंस के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप घुस के भी नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस बार के न्यू सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 50% पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर कुल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन सा? एक था अपना बार मैग्नेट, दूसरा था बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म, और तीसरा था अपना मैग्नेटिक मटेरियल। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को पूरा का पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, और जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से भी हिस्टेरिसिस कर्व जैसे छोटे मोटे टॉपिक्स है वो भी रिमूव कर दिए गए। तो कुल मिला के चैप्टर अपने को 50% ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए अपन इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे 50%। और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है, ठीक है ना। आप कई बार इस चैप्टर को भूल जाते हो कि सर याद नहीं होती चीजें, टर्म्स याद नहीं होते, तो मैं आपको बहुत सिंपलर वे में बताऊंगा कि बेटा टर्म्स आप कैसे इस चैप्टर में याद कर सकते हो। बहुत सिंपलर वे में बताऊंगा और आपको गारंटी याद हो जाएगा, कोई लफड़े की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई ये सारे टॉपिक्स है जो अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले। सबसे पहले अपन बार मैग्नेट पे ऑपरेशन करेंगे, सारी चीजें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में जाके अपन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, जहां पे 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो हम उनकी थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। और बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बस देखा जाए तो कितना कम पार्ट है। पहले तो अपन बार मैग्नेट की बात करेंगे और फिर मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो ज्यादा कुछ चैप्टर में पढ़ने लायक नहीं है यार। बार मैग्नेट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बार मैग्नेट से कभी खेला ही नहीं है? ऐसा इम्पॉसिबल है, बचपन किसी का मैग्नेट के बिना गुजर ही नहीं सकता। सबने कभी ना कभी लाइफ में मैग्नेट के साथ खेला ही होगा, और बड़ा मजा आता था नहीं बचपन में। नॉर्थ नॉर्थ को अपन पास लाते थे, वो रिपेल करता था, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता था, तो अपन इस तरीके से सबने खेला है। बेटा वही बार मैग्नेट के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं कि बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, बार मैग्नेट होता क्या है। देखो 99% चीजें क्या होती है प्रॉपर्टीज, ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बार मैग्नेट क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। लेकिन फिर भी आप इन चीजों को एक बार रीड कर लेना, इसलिए मैं आज पीपीटी बना के लाया हूं कि ताकि इस चैप्टर में ना थोड़ा सा आप रीडिंग कर सको। बाकी मैं पीपीटी से पहले आपको एक ब्रीफ दे दूंगा इस चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर को आप कैसे याद कर सकते हो। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो जो मैंने आपको ब्रीफ दिया है वो सारा कुछ यहां पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात की जाए बेटा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक पोल्स जो होता है वो रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वही यहां पे लिखा गया है कि जो लाइक पोल्स है वो क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर कर रहे हैं, और जो अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं। दूसरी चीज, कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब मोनोपोल का क्या मतलब है कि अपन ने नॉर्थ गायब कर दिया, सिर्फ साउथ एग्जिस्ट कर रहा है किसी मैग्नेट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी एग्जिस्ट करेगा दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इवन अगर आपने इसको बीच से तोड़ दिया बेटा, तोड़ने के बाद भी नॉर्थ साउथ इस तरीके से 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, अकेले कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अकेले का यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा क्या है कि किसी वायर से अपन अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारे अर्थ वाले ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और जो उसका साउथ पोल होता है वो अर्थ वाले ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। वही चीज ने बताने की कोशिश की, दैट्स इट।
तो ये जो अपन ने थोड़ी बहुत बातें की, ये बार मैग्नेट के बारे में बात की कि प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट क्या है। अब बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। यहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज लूप बनाता है। ये अपन ने पिछले चैप्टर में ही देखा था। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाती है। समझना इस बात को, मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को काट नहीं सकती। ये इलेक्ट्रोस्टैट के साथ भी था। अगर कभी भी कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसा कंक्लूड किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जाता है, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ जाता है। वही चीज यहां लिखाने की कोशिश की गई है। और क्या है, सोलॉइड में अच्छा क्लोज लूप बनाता है, वही कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाता है। वो सारी बातें जो अपन ने भी बात की वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी कर्व है, ये वो है जो अपने को किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। दैट्स इट। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट करने से पहले देखो, अब ये चैप्टर का शुरुआत हो रहा है। अभी तक अपने सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। बेटा इस चैप्टर की शुरुआत होने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। चलो, एक मैं बताऊंगा डाइपोल मोमेंट और एक मैं बताऊंगा मैग्नेटिक मोमेंट। और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है ना, ये आप यहां पर सीख लोगे ना, ट्रस्ट मी, आप पूरे बार मैग्नेट में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये देख के चले जाना। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं दो हेडिंग डाल देता हूं। एक तरफ मैं डालता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक तरफ मैं डालता हूं मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल। अब तुम देखना, सिमिलैरिटी देखना। ठीक है, जैसे मैं बताऊं वैसे ही देखना। भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन ने कैसे डिफाइन किया था। देखो सिंपल सी बात है भाई, दो इक्वल अपोजिट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2d। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2d, इसी अरेंजमेंट को अपन ने डाइपोल बोल दिया था। इस अरेंजमेंट को अपन ने क्या बोला था? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसी डाइपोल के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया था जिसको अपन ने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर ये कैसे डिफाइन हुआ था? बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज डिफाइंड एज चार्ज इनटू इनके बीच की दूरी विच इज 2d। और बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, याद है आपको ये बात? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज separated by a very small distance. Electric dipole moment is defined as charge into distance between the charges, and it is a vector quantity whose direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो मैं माइनस आई कैप लिख दूंगा, इस डायरेक्शन को माइनस आई मान लेते हैं। तो ये डायरेक्शन के साथ एम नहीं, सॉरी पी, पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम डिट्टो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम होता है। अब ये क्या होता है तो समझना, अपने पास एक मैग्नेट है, जस्ट इमेजिन करो हमारे पास बेटा एक बार मैग्नेट है। ठीक है, क्या अपने पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में एक साइड है नॉर्थ और एक साइड है साउथ। ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सोचना, नॉर्थ पोल को तुम पॉजिटिव चार्ज की तरह सोचो, नॉर्थ पोल को तुम पॉजिटिव चार्ज की तरह सोचो।
साउथ पोल को तुम बेटा एक निगेटिव चार्ज की तरह सोचो, ठीक है। और जो यहां पे चार्ज है ना, वो चार्ज की जगह पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम। जो तुमने चार्ज यहां पे लिखा है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, उसकी जगह पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम हो जाएगा, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी को बेटा मैं एल बोलता हूं, एल। अब देखो दो डिस्टेंस होता है बार मैग्नेट में, दो टाइप का डिस्टेंस होता है। एक होता है ज्योग्राफिक डिस्टेंस, एक्चुअल में ज्योमेट्रिक डिस्टेंस बोल दो कि इनके बीच का ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस क्या है, इस कोने से इस कोने में। और एक होता है पोल का डिस्टेंस। तो पोल का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे ज्योमेट्रिक डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होता है। तो उसको लगभग अपन ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, पूरे कोने का डिस्टेंस को लगभग पोल के डिस्टेंस के बराबर मान लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपन ने एल यहां पे डिनोट किया है पोल के बीच की दूरी को, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस को एल बोला है। जिस प्रकार से यहां पर पी डिफाइन हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी तरीके से बेटा यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइंड होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच की दूरी एल। सेम टू सेम, जैसे तुमने चार्ज इनटू डिस्टेंस किया था, मैंने पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस कर दिया। अगेन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां पे भी डायरेक्शन बेटा माइनस आई कैप हो जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो डाइपोल जब अपन ने शुरुआत किया था पढ़ना, जब अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना शुरुआत किया था, तो सबसे पहले अपन ने किसी चीज को डिफाइन किया था बेटा, तो सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया था डाइपोल मोमेंट को, सबसे पहले। उसी तरीके से बार मैग्नेट का भी मैंने सबसे पहले आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करके बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहले हमने इसकी बात की। अब अगली बात क्या होता है, तो अगली बात अपन बात करते हैं फील्ड के बारे में कि एक डाइपोल का फील्ड कितना होता है, इसी की तो बात करते हैं बेटा। एक डाइपोल का फील्ड अपन 3 पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। कितने पॉइंट्स के लिए बात करते हैं? 3 अलग अलग पॉइंट्स के लिए अपन डाइपोल के फील्ड की बात करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट होता है? देखो फिर से अपन टेबल बना रहे हैं, टेबल मत छोड़ना, ठीक है। तो अब अपन किस पे चर्चा करने वाले? अब अपन चर्चा करने वाले फील्ड के ऊपर, ठीक है। एक तरफ अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और एक तरफ अपन बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दोनों पे अपन चर्चा करने वाले, ठीक है। देखना तुम्हें कुछ याद ही नहीं करने पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड बेटा हम उसकी एक्सिस पे बात करते हैं। तो एक्सियल में फील्ड पहला, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। और मुझसे किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताना मेरे को। क्या बताना भाई? तो इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा अगर यहां से लेके यहां की दूरी आर है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2d है, ठीक है। तो यहां पर फील्ड क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो फील्ड भी जो होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज बेसिकली 2kp अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था 2kp अपॉन आर क्यूब, कहां पे? एक्सियल पे। ठीक उसी प्रकार से इसी डाइपोल का एक्सियल के अलावा इक्विटोरियल पे भी फील्ड होता है। इक्विटोरियल बोले तो कहां पे? तो भाई अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी अगर 2d है, तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बेटा बिल्कुल सेंटर से पास करने वाला इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे यहां पे फील्ड बताओ, तो यहां पे फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है बेटा। और वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब के बराबर होता है। तो ये दो पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब सेम फंडा यहां पे आते हैं, देखो फील करना, इस बात को फील करोगे यूं आ जाएगा।
हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होगा बेटा, एक प्लस एम होगा पोल स्ट्रेंथ और एक होगा माइनस एम। इनके बीच की दूरी हमने मान ली एल। और मुझसे किसी ने पूछा जल्दी से मेरे को बताओ इस पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे। ये बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, समझ गए ना, बार मैग्नेट है, तो इसलिए कंफ्यूज मत करना, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट है जिसको अपन ने प्लस एम माइनस एम से शो किया है। यहां पे बेटा जो फील्ड होगा आप बिना याद किए बोल सकते हो, जैसे वहां 2kp अपॉन आर क्यूब आया है, तो k क्या होता है, k होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहां पे k को अपन रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई से। यहां पे बेटा k क्या होता है, यहां पे k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k होता है। बेटा इस k को हम यहां पे रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई से। मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको पता ही होगा ना यार, k को अपन किससे रिप्लेस करते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज बेसिकली, देखते रहना, 2k नहीं म्यू नॉट बाई 4 पाई, k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह बेटा यहां मैग्नेटिक मोमेंट m आ जाएगा अपॉन आर क्यूब। देखो बिल्कुल सिमिलर, मतलब लिटरली आपको ये याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिमिलर, याद ही नहीं करो। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है भाई, निगेटिव से पॉजिटिव। सर यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होगा, बात खत्म। ये इसके एक्सियल की बात आ गई। सिमिलरली अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने एक्सियल बता ही दिया है तो इक्विटोरियल की बात भी कर ही लो। तो बेटा अगर ये प्लस एम है, ये बेटा माइनस एम है, इनके बीच का दूरी मान लो एल है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस एल है, और मुझसे पूछा कि इक्विटोरियल पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो वो उल्टा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल के उल्टा होगा, ठीक है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मुझसे पी पॉइंट पे किसी ने अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो मैं बोलूंगा माइनस, देखना, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, पी के जगह बेटा आ जाएगा एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, सिंपल। तो आप बताओ अगर आपको ये याद रहता है तो आपको ये याद करने की जरूरत है क्या, मुझे तो लग ही नहीं रहा, मैंने तो आज तक कभी याद नहीं किया। भाई एक याद कर लो, दूसरे में काम ऐसे ही चल जाना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गया। जहां m क्या है, m अभी अपन ने पीछे डिफाइन किया था, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m इज बेसिकली पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की दूरी, ये अपन ने पहले डिफाइन कर दिया। ये 2 पॉइंट की बात हो गई। अब 2 पॉइंट के अलावा एक तीसरा पॉइंट भी होता है, वो जनरल पॉइंट होता है कि जनरल पॉइंट पे अगर मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। बेटा अगर मान लो तुम्हें किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कोई बात। मान लो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है, मान लो, देखना दोनों को अपन रिलेट कर रहे हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है और ये अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल एम है, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में अलाइन है। और मुझसे किसी ने पूछा कि बेटा मुझे बताओ कि यहां के सेंटर से इस पॉइंट पी पे जो कि थीटा एंगल पे है, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। और मुझसे किसी ने पूछा कि यहां पे यह एंगल थीटा एंगल पे है, बेटा यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। 2 चीजें मुझसे पूछा। बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी किसी ऐसे पॉइंट पे फील्ड पूछता है जो उसकी एक्सियल या इक्विटोरियल पे लाइन नहीं करते पॉइंट, तो बेटा इस केस में आपको क्या करना होता है, अपने डाइपोल के 2 कंपोनेंट कर लेने होते हैं। जैसे इस P का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा P cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा P sin थीटा। अब देखा जाए तो cos वाले के लिए पॉइंट P की जगह Q कर दो, ऐसा ना हो कि P और P में तुम कंफ्यूज कर जाओ, ये भी P है और वो भी P है, तो ऐसा करो इसको तुम Q कर दो, ये Q, ये Q। P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट है वो उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर वो पॉइंट उसकी एक्सिस पे बेटा लाई कर रहा है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा 2kp बाई आर क्यू, 2kp नहीं 2kp cos थीटा बाई आर क्यू। तो यहां पे फील्ड हो जाएगा बेटा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, सेम डायरेक्शन में।
और साइन वाले के लिए पॉइंट उसकी इक्विटोरियल पे, देखो ना 90 पे, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, केपी अपॉन आर क्यूब, केपी नहीं, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, दोनों को डायरेक्शन के साथ पर निकाल दिया। अब इनके बीच का एंगल कितना है, तो इनके बीच का एंगल है बेटा 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैं क्या करता, तुम बताओ क्या करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर करके ऐड करूंगा, और क्या करूंगा। जैसे मैंने इसको स्क्वायर करके ऐड किया तो कुछ टर्म्स तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, जैसे अपन यहां पर के पी अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर में जो बचा वो क्या बचा, वो एक तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से 4 में से एक हटा दो। 4 में से अगर बेटा आपने एक कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दिया तो केपी अपॉन आर क्यूब, मॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन अपन देख लेंगे, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। अब सेम टू सेम तुम यहां सोचो, यहां पे अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बेटा, तो मैं ऐसा बोलूंगा, कुछ नहीं करना, के को रिप्लेस करना म्यू नॉट बाई 4 पाई से, आर क्यूब तो वैसा का वैसा ही आएगा भाई, पी के रिप्लेस करना एम से, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आना ही आना है। यानी कि आप सोचो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से हमने एक बार मैग्नेट के ऑपरेशन को कितना सिंप्लीफाई कर लिया, कितना, अब इससे सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, हमने तीनों के फील्ड की बात कर, तीनों पॉइंट में फील्ड की बात कर ली। अब यही चीज आपको मैं पीपीटी में शो कर देता हूं कि पीपीटी में ये चीजें कहां पे है। पहले इसने यही बताने की कोशिश की है कि बार मैग्नेट को एक अपन मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक लेंथ होता है, एक ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, जो कि दोनों लगभग बेटा बराबर होता है, ठीक है, लगभग बराबर होता है, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। वही चीज यहां पे बताने की कोशिश की है। नॉर्थ को इसने प्लस एम लिया है, साउथ को इसने माइनस एम लिया है, बस बात खत्म हो गई। साउथ से नॉर्थ की तरफ अपना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अगला इसने अच्छा एक चीज और, इसने मोनोपोल की बात की जो हाइपोथेटिकल है आपके सामने। आपको पता है मैग्नेट कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट हमेशा दोनों के साथ, नॉर्थ और साउथ दोनों के साथ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सपोज करो मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लूं, होता नहीं है, बट मैंने एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया जहां पे मैंने ऐसा माना कि मैग्नेट अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो एम है पोल स्ट्रेंथ वही तो मेरा चार्ज है, मेरे पोल स्ट्रेंथ है वही तो चार्ज है। तो उसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट किसी पोल का, सिंगल पोल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो के को रिप्लेस कर दोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, चार्ज को रिप्लेस कर दोगे एम से, आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही चीज लिखा हुआ है यहां पे। वही चीज ने समझाने की कोशिश की है कि आप इस चैप्टर में चार्ज को पोल स्ट्रेंथ के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट बाई 4 पाई के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिप्लेस करके बड़े आराम से निपटा सकते हो, सब कुछ निपटा सकते हो। चलिए आगे बात करते। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है देख लो, अपन देखते हैं। स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L has magnetic moment M is bent into two different shape as shown in the figure. The ratio of the net magnetic moment of system. अब भाई पूरा लेंथ L था, भाई समझना इस बात को, पूरा लेंथ L था, अब ने इसको 60 डिग्री पे टर्न कर दिया। अब यहां पे मान ले प्लस M है और यहां मान ले माइनस M है, तो इनके बीच की दूरी अपने को निकालनी पड़ेगी। अब भाई ये L/2 है, ये 30 डिग्री है, तो ये L/2 साइन 30 हो जाएगा, यानी कि L/4 हो जाएगा। अब बेटा ये L/4 ये L/4, तो इनके बीच की दूरी हो गई L/2, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ML/2, ये हो गया। अब इसकी बात करते, इस पूरे का लेंथ L है बेटा, इस पूरे का लेंथ L है और इनके बीच की दूरी 2r है।
अब हमें पता है, हमें यह पता है कि जो सरकमफ्रेंस होगा आधा पाई आर, वही तो एल के बराबर होगा। बेटा यहां आर की वैल्यू है एल अपॉन पाई के बराबर, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो यहां पे है मैग्नीट्यूड वाइज ये प्लस एम है बेटा, यहां पे यहां माइनस एम है, तो एम इंटू टू आर, तो 2l/पाई, ये m2 है। अब रेशियो निकाल लो, m1/m2 का रेशियो निकाल लो, m1/m2 का, तो भाई ml कट गया, ये तुम्हारा आ गया 1/2 और यहां पे तुम्हारा आ गया 2/पाई, तो यह आ गया पाई/4, तो रेशियो मेरे ख्याल से पाई/4 के बराबर आ रहा है। आगे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसने पूरा एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश की है कि ऐसे ऐसे करेंगे, एम मानेंगे, ये करेंगे और पाई/4 निकालने की कोशिश की है। ये आपके लिए घर पे आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एक बहुत प्यारा सा रिश्ता, वही रिश्ता क्या कहलाता है यहां पे दिया हुआ है। अपने को इतना चिंता करने की बात नहीं है कि क्या रिश्ता दिया हुआ है, अपन ने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। तो चिल है, मामला बिल्कुल चिल है। फील्ड की बात किया, डिलीट करो इस स्लाइड को, खाली खाली स्लाइड। यहां पे अपन ने फील्ड निकाल लिया था, अभी अपन ने बताया कि वहां 2kp/r³ होता है, यहां 2k को रिप्लेस कर दिया उससे, p को रिप्लेस कर दिया m से अपॉन r³, वही बताने की कोशिश की, अपन देख लिए, ठीक है वही चीज। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, इसने भी ये चीज बोला है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा या इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा लेते हैं, तो कहीं पे भी फील्ड निकालते हैं बहुत दूर पे निकालते हैं। तो ये इसके एक्सिस की बात आ गई बेटा, ये इसके इक्वेटोरियल एक्सिस की बात आ गई। देखो फॉर्मूला -kp/r³ है कि नहीं। फिर अपन एक जनरल पॉइंट की बात करेंगे, अभी अपन ने डिराइव किया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम। अच्छा यहाँ एंगल वैंगल अपन ने नहीं देखा था, तो इसने ये एंगल अल्फा भी निकाल लिया, कोई बात नहीं, नेट अपन देख रहे हैं, यहाँ देख लो। तुम्हें अगर यहाँ दिक्कत आ रही तुम यहाँ देख लो, अपन ने डिराइव किया है ना, वही तुम देख लो। यहाँ पे इन दोनों का जो नेट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इस एंगल को अगर अल्फा बोल दिया जाए, बताओ यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या है सर। tan अल्फा की वैल्यू अगर देखी जाए तो परपेंडिकुलर यानी कि kp sin θ/r³ डिवाइडेड बाई 2kp cos θ/r³, तो ये बेसिकली tan θ/2 आ जाएगा, ये tan θ/2 आ जाएगा, वही चीज है, ठीक है, वही चीज वहां बताने की कोशिश की है। तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, देयर इज नथिंग जो तुम्हें कुछ ऐसा जानने की कोशिश करनी है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बार मैग्नेट, हाँ अब यहां से फिर नया टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, अभी तक अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक डाइपोल के साथ रिलेट करके फील्ड निकालना सीख लिया, फील्ड निकालना अपन ने सीख लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक डाइपोल के साथ रिप्लेस करके अपन ने उस हर पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया। अब एक बात बताओ, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसके कई सारे बिहेवियर होते हैं, याद है आपको, कई सारे बिहेवियर होते हैं। तो उन्हीं बिहेवियर के ऊपर ये अपना कंटेक्स्ट होने वाला है, और फिर अपन सेम टू सेम आपको पलट पलट के दिखा देंगे कि देख ले भाई सेम टू सेम ही रिपीट हो रहा है कि नहीं, और फिर बार मैग्नेट अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बात करने के लिए बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, मान लो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल P, जिसको बेटा हमने प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। तो एक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है। एक और डंडा बना दो, कम लग रहा है ऐसा, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ये जो डाइपोल है वो फील्ड के साथ बेटा एंगल थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। और मैंने आपसे पूछा इस डाइपोल के बारे में तुम क्या क्या चीजें बता सकते हो, तो तुम ये बोलोगे सर इस डाइपोल के बारे में हम दो चीजें तो बता ही सकते जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा है। क्या सीखा है कि सर इस डाइपोल का इस फील्ड में भाई दो चीजें होंगी, एक होगा टॉर्क, जो फील्ड इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगा होगा। आपको पता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है, तो नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन बेटा नेट टॉर्क 0 नहीं होता,
और नेट टॉर्क होता कितना है? तो बेटा यहां पे दो चीजें हैं। पहली चीजें है कि सर नेट टॉर्क जो होगा इस डाइपोल पे वो होता है बेटा P क्रॉस E के बराबर। वो क्या होता है बेटा? P क्रॉस E के बराबर। और जो नेट इसके रहे मतलब डाइपोल के यहां प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इज बेसिकली माइनस ऑफ P डॉट E। ये दो चीजें होती है किसी भी डाइपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना बेटा ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। पहली चीज तो इस डाइपोल के ऊपर एफ नेट जो होगा बेटा वो जीरो होगा। लेकिन एफ नेट जीरो होने का मतलब ये नहीं कि टॉर्क नेट भी जीरो होगा। ये घूमना चाहता है, क्या करना चाहता है? कोई भी डाइपोल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। कोई भी डाइपोल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्यों चाहता है कि वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए? बेटा फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी, बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन है मॉड P मॉड E इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर मॉड P मॉड E होगा, और ये तब होगा जब बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोलोगे सर ये मॉड P मॉड E हो जाएगा, ये तब होगा जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको बेटा अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि कहने का ये सेंस है बेटा कि अगर मान लो मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल हमेशा चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना, क्योंकि इस वक्त बेटा थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो मिनिमम है। तो मिनिमम हर कोई क्या चाहता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करना चाहता है। तो ये डाइपोल भी यही चाह रहा है कि मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करूं, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन में सोना चाह रहा है, अलाइन होना चाह रहा है। इसी इक्विलिब्रियम को बेटा अपन बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए चाहे आप इसको कितना एंगल भी घुमा दो, ये वापस अलाइन होना चाहता है। ये वापस क्या करना चाहता है? अलाइन होना चाहता है। उसी तरीके से बेटा ठीक उसी प्रकार से अगर अपना फील्ड के अपोजिट डाइपोल सोया हुआ है कि फील्ड के अपोजिट है, तो बेटा ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है। ये अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि इसकी इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और वो क्या करना चाहेगा? वो मिनिमम करना चाहेगा। हल्का से भी अगर आपने इसको टेढ़ा घुमाया, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा ही घूम जाएगा। हल्का सा भी आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया ना, तो ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा उस तरफ। लेकिन इसको अगर आपने डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। इसलिए वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये क्या बेटा? यहां पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और यू जो है बेटा वो मैक्सिमम है। अब जो मैंने यहां पे डिस्कशन किया, सेम टू सेम डिस्कशन हम यहां पे बात करेंगे कि हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस कर दिया है। और B बेटा कैसा है? B यूनिफॉर्म है। ये एंगल बेटा क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क कितना होगा, तो नेट फोर्स तो बेटा 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा बेटा इस पे? तो इस पे बेटा नेट फोर्स तो 0 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं टॉर्क नेट क्या होगा, तो P विल बी रिप्लेस बाय M एंड E विल बी रिप्लेस बाय B। तो बेटा ये M क्रॉस B हो जाएगा। दूसरा मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ M डॉट B होगी। सेम टू सेम उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा
एक्चुअल में क्या है, तो वह एक्चुअल में एम बी कॉस थीटा के बराबर है। मैंने पूछा यू मिनिमम कब होगा, तो माइनस ऑफ एम बी यू मिनिमम होगा, और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलोगे। यू मैक्सिमम कब होगा, तो ये प्लस ऑफ एम बी होगा, और ये कब होगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, और इसको आप बेटा क्या बोलोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलोगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं पिक्चर से आपको बता दूं कि बेसिकली अगर ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल को उसी डायरेक्शन में अलाइन किया, तो बेटा यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यू मिनिमम हो जाएगी, और ये मेरा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। और वही अगर अपन ने एम को उल्टा अलाइन कर दिया बेटा, यहां पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, यू मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल चाहता है अपनी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना, सेम टू सेम बिहेवियर। और जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज यहां पे पीपीटी में आपको देखने को बेटा मिल जाएगी। और क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले बार मैग्नेट जब भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है, तो सबसे पहले उसने टॉर्क की बात की है, फिर उसने किसकी बात की है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, और फिर लास्ट में बीच में एक वर्क डन की बात की है। अब वर्क डन से घबराना थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है कि दो के साथ एक आ गया। ये एक्चुअली इसी का पार्ट है, ये जो है वो एक्चुअली इसी का पार्ट है कि अपन घुमा रहे हैं तो हम कितना वर्क करेंगे घुमाने में, वो इसी का पार्ट है। इसको अलग से पढ़ने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अरे देख लेना, हम कहे तुमसे झूठ बोलेंगे, देख लेना आगे। अच्छा तो अच्छा एक चीज और चलो छोटी सी चीज और है, बता ही देते, ठीक है बता ही देते। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा टाइम पीरियड का, क्योंकि पूछ सकता है इसलिए बताते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। अब ये फॉर्मूला टाइम पीरियड क्या होता है पहले अपन देखते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड का, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, और अगर आपने इसके इक्विलिब्रियम को हल्का सा डिस्प्लेस करके एंगल घुमा के छेड़ने की कोशिश की स्टेबल इक्विलिब्रियम को, बेटा ये तुरंत में अपने डायरेक्शन को फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहते हैं। बट होता क्या है बेटा, जब ये अलाइन करता है तो यहां रुक नहीं पाता, वो नीचे चला जाता है ड्यू टू इनर्शिया। उसके पास एक एनर्जी है, उसको जीरो करने के लिए नीचे जाता है, फिर वापस आता है। तो ये लगातार क्या करता है बेटा, ऑसिलेशन करता है। और बेटा ये जो ऑसिलेशन आप देख रहे हो ये एक एंगुलर एसएचएम है, ये नॉर्मल एसएचएम नहीं है बेटा, ये लीनियर एसएचएम नहीं है, ये बेटा क्या है, ये एक एंगुलर एसएचएम है। बहुत गर्मी हो गई है इस स्टूडियो में, जबकि मैं जैकेट पहना हूं, सोचो ठंडी लगनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो फाइनली बहुत ज्यादा, इतनी देर से पसीने उड़ा हूं मैं। चलो देखो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपने इसके इक्विलिब्रियम को हल्का सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की बेटा, तो ये तुरंत में पता है क्या करने लग जाता है, ऑसिलेशन करने लग जाता है। अब ये जो ऑसिलेशन है बेटा ये एंगुलर एसएचएम है। अब मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे भी साथ में लेकर चलता हूं कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो बेटा ये भी क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेशन करने लग जाएगा। इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो आप याद कर सकते हो, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी, आई अपॉन पी। आप ये पूछ सकते हो कि सर ये आपने लाया कहां से, आप पूछ सकते हो, बेशक आप पूछ सकते हो कि सर आपने ये फॉर्मूला कहां से लाया। तो बेटा फॉर्मूला निकालने का वैसे आपको जानने की वैसा कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ऐसा है कि पहले ये इक्विलिब्रियम में था, हमने इसको हल्का सा घुमाया, थीटा डिस्प्लेस किया हल्का सा, तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, घूमने के बाद टॉर्क नेट हो जाएगा पी ई साइन थीटा। और आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क नेट होता है बेटा आई अल्फा के बराबर होता है। यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई पी ई अपॉन आई इंटू साइन थीटा। और इस कंडीशन में अपन ऐसा एज्यूम करते हैं, हम ऐसा इस फॉर्मूले को निकालने में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल,
बेटा ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना टाइम पीरियड निकाल ही नहीं सकते, इसके बिना ये एसएचएम होगा ही नहीं। तो थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर देते। क्या करते? साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर देते, और जैसे आपने यहां पे साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस किया तो अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड पी मॉड ई अपॉन आई इंटू थीटा। अब देखो थीटा पॉजिटिव है, अल्फा निगेटिव है, इसलिए एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगुलर एसएचएम का ये कंडीशन है, और जो आगे का टर्म देख रहे हो बेटा यही मेरा ओमेगा स्क्वायर है। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड बेटा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए ये आ गया 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन मॉड पी मॉड ई। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा कि अगर आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया बेटा, इसका जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी के जगह कर देना एम और ई के जगह कर देना बी। यही चीज आपको समझाना था, यही चीज आपको समझाना था। जो यहां पे आया फंडा, सेम टू सेम फंडा यहां पे आ जाता है, सेम टू सेम। कैसे आया आपको सामने अपने करके दिखा दिया, ठीक है। यही चीज इसने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अच्छा, एक करंट कैरिंग रिंग भी एक तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल लास्ट, अभी नहीं, जब सोलोनॉइड की बात होगी तब यहां पे आएंगे। अभी आप यहां पे फोकस करो, फॉर्मूला जो अपन ने अभी लिखा है वही फॉर्मूला यहां पे, ठीक है। चलिए, टॉर्क जैसा मैंने आपको बताया m क्रॉस बी होता है टॉर्क नेट, अगर आपने इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस किया तो। अब इसने वर्क डन की बात की कि सर वर्क डन क्या होगा। देखो ये सब जखीरा करने से अच्छा है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा अपन वो पढ़े ना, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, फील करना इस बात को फील करना, क्योंकि ये एक्चुअली में 11th का पोर्शन है तो आपको थोड़ा सा उड़ा हुआ होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सवाल है कि भाई मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में लाइन है, ठीक है। तुमने क्या किया, इस पोजीशन से इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया। किसने? तुमने इसके पोजीशन 1 को पोजीशन 2 पे चेंज कर दिया, आपने चेंज किया। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके द्वारा घुमाने में कितना वर्क किया जाएगा, मैंने आपसे पूछा। बेटा जब भी किसी अननोन फोर्स का वर्क निकालना होता है तो हम यूज करते हैं एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या बोलते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने इसे स्लोली टर्न किया है, ऑब्वियस सी बात है स्लोली करेंगे, स्लोली टर्न किया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। 3 के बराबर होता है। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव का यहां पे चर्चा ही नहीं करना, है ही नहीं, जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, तो कंजर्वेटिव तो है। दूसरा कौन है जो हम लगा रहे हैं? एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इससे ये समझ में आता है। और आपको पता है बेटा कि जो डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि डेल्टा यू जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू से रिप्लेस कर दो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट। इसी चीज को इसने इतना लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां है? वर्क, इसने मैग्नेटिक फोर्स भी पूरा वो करने लगे। भाई मैग्नेटिक फोर्स के आगे भी तो बढ़ो, विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली टर्निंग दिस मैग्नेटिक डाइपोल। सिंपल सा फंडा होता है, इसलिए ज्यादा अपने को लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तब कितना लंबा चौड़ा डिफाइन किया है, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश किया, आप छोड़ो, आप तो सीधा यहां पे पटकना माइनस ऑफ एम डॉट बी, दैट्स इट। अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना बेटा, ठीक है, लोड नहीं लेना। अब ये सवाल है, देखो सवाल आपके सामने, सवाल क्या सवाल है? द वर्क डन इज रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम
external magnetic field direction is n times corresponding work done in turning through an angle 60 डिग्री। तो कैलकुलेट n, भाई सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज डेल्टा यू। क्या होगा? डेल्टा यू। अब यहां दो केस है, एक बार 90 घुमाया और एक बार 60 घुमाया, तो हमें पता है कि सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा डेल्टा यू। यू फाइनल, यू फाइनल क्या होगा? माइनस एम बी कॉस 90 माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस 0। ये वर्क एक्सटर्नल पहले वाले का है, तो पहले वाले का जो वर्क एक्सटर्नल होगा बेटा ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 हो गया 1, बेटा ये आ गया एम बी, ये आ गया पहले का। दूसरे का जो वर्क है, दूसरे का वर्क एक्सटर्नल देखना, माइनस ऑफ एम बी कॉस 60 विच इज 1/2 माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस 0 विच इज 1, माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, तो एम बी बाई 2, एम बी बाई 2। तो इसने बोला है कि फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड इज n टाइम्स द कोरोस्पोंडिंग वर्क डन। ये जो है ये n टाइम्स है इसके, 1/2 आंसर है यार, इतना लोड ही नहीं लेना यार। देखो सॉल्यूशन दिखाया होगा इसने, पूरा लंबा चौड़ा डिराइव करने की कोशिश की है, फिर उसमें डिवाइड किया, n की वैल्यू को डिवाइड करके यहाँ 2 की वैल्यू निकाली है। देखो सामने है, सामने एम बी बाई 2 एम बी, क्या करना है यार, क्या करना अपने को, ऐसे टाइम पास और कुछ भी नहीं है। हमने बात कर ली स्टेबल अनस्टेबल की, अभी पहुंचा है। स्टेबल क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अनस्टेबल क्या होगा? थीटा 180 होगा। ठीक है, तो ये अपन ने अभी बात कर ली, कुछ करना ही नहीं है। देखो अनस्टेबल, स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना यार, ठीक है। अब ये सवाल देखो, क्या सवाल है? अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 5I दिया हुआ है, ठीक है, और इस प्लेस्ड इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है भगवान, ऐसा सवाल वाहियात। टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है m क्रॉस b, यानी कि अपने को क्रॉस करना है 5I का इसके साथ क्रॉस करना है भाई। 5I इंटू आई खत्म, 0, I इंटू जे के, बेटा I इंटू जे के हो जाएगा, तो 15 के कैप हो जाएगा। अच्छा I इंटू के क्या हो जाएगा सर? I इंटू के माइनस जे होता है, तो माइनस ऑफ 5 चौका 20, 20, 5 4 जा 20 जे। एम आई राइट और रॉन्ग? 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 4 जा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क ही पूछा है ना इसने, इस 5n, ठीक है। अब इसने मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 400 और ये हो जाएगा 225। मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है ना, टॉर्क के मैग्नीट्यूड की, तो ये हो गया। अच्छा 625 आ गया, वही तो कह रहा हूं, सिंपल आ गया, तो 25 आ गया। 25 मतलब 5n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी, दैट्स इट। ऐसे चुटकुले सवाल है, पूछता भी चुटकुले है, मतलब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आपको चुटकुले ही मिलेंगे। A small bar magnet is placed with an axis 30 degree with external field of इतना, a torque experience इतना, the minimum work required to rotate it from stable to unstable position will be, again calculative question। मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए होमवर्क दे दूं, बट मेरे ख्याल से 2 सवाल है, एक पीवाईक्यू ये वाला है, इसमें क्या है, सर्कुलर क्वाइल है, तो सर्कुलर क्वाइल का तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, वैसे हम अपन कर सकते, बट सर्कुलर क्वाइल का अपन इसको रख देते थोड़ा नीचे, सोलेनॉइड के नीचे रख देते हैं इसको, ठीक है। सोलेनॉइड की जब बात करेंगे तब सर्कुलर क्वाइल की बात कर लेंगे, उस टाइम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी चलो ये सवाल मैं करके बता ही देता हूं, ठीक है, अपने पास 5 मिनट का टाइम है तो देख लेते हैं। स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट एन एक्सिस, देखो एक बार मैग्नेट है, जैसे मान लो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा 30 डिग्री पे रख दिया है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड B की वैल्यू कितनी दी गई है? B की वैल्यू दी गई है 0.06 टेस्ला के बराबर दी गई है, ठीक है। और टॉर्क एक्सपीरियंस दिया गया, टॉर्क, तो हमने को पता है टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है बेटा m क्रॉस b, यानी कि m जो अपने को नहीं पता है, b पता है क्या? b पता है अपने को 0.06 b साइन 30 बेटा कितना हो गया? 1/2, और इसकी वैल्यू अपने को दी गया है 0.018 के बराबर। यहां से अपन m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां गया 0.03 आ गया, ठीक है, यहां से पॉइंट उड़ाओ, यहां 100 आ गया, यहां से पॉइंट उड़ाओ, यहां से 1000 आ गया, ये काटो,
ये 3 से काटो, 3 6 18, तो 6/10, तो m की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 6/10 यानी कि 0.6 के बराबर m आ गया। m निकालने के बाद इसने पूछा है कि पहले जो हमारा डाइपोल था वो स्टेबल में था ना, पहले अनस्टेबल के स्टेबल या स्टेबल टू अनस्टेबल, स्टेबल टू अनस्टेबल। तो पहले जो अपना डाइपोल था वो b के साथ 0 डिग्री बना रहा था, बाद में अपन ने क्या किया, इसको b के साथ 180 बनाने मतलब उल्टा कर दिया। तो हमने कितना वर्क किया, हमारे द्वारा किया गया वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर मैं u इनिशियल की बात करूं तो u इनिशियल है माइनस ऑफ m विच इज 6/10 इंटू b विच इज 6/100, ये u इनिशियल है। और u फाइनल क्या है, तो ये प्लस के साथ है, तो 36/1000 प्लस के साथ है। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये वर्क होता है अपना। चलो वर्क निकाल के इसको खत्म करते हैं। अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कहाँ लिखे, चलो यही लिख देते हैं। वर्क एक्सटर्नल होता है डेल्टा u के बराबर विच इज 36/1000 माइनस माइनस प्लस 36/1000 जूल, यानी कि हो जाएगा 72/1000 जूल। 0.07 हाँ आ गया नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये अपन ने कर लिया। चलो फाइनली अपन बेटा पहुंच गए हैं करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अभी तक सिर्फ बार मैग्नेट के ऊपर चर्चा किया, अब चर्चा करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर और फिर मैग्नेटिक मटेरियल। कितना छोटा सा चैप्टर है। तो बेटा फाइनली हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड एज अ इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। यार बार मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है कैसा शेप का होता है। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं बार मैग्नेट की तरह ही होता है। यानी कि एक सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो बेटा इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो काइंड ऑफ बार मैग्नेट की तरह ही होता है। ठीक है, बार मैग्नेट की तरह बहुत मतलब बहुत क्लोजली रिजेंबलेंस करता है इस चीज को। ठीक है ना, बहुत क्लोजली आप देखोगे ना बिल्कुल रिजेंबलेंस करेगा। तो आप बोलोगे यार इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो बार मैग्नेट का है, बट बेटा ये बार मैग्नेट का नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ये एक सोलेनॉइड का है, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखता है, इसका दिखता है। तो लोगों ने ये सोचा यार सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह अगर दिखता है तो क्या हम इस फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का एक्सिस पे या इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि भाई हमने बार मैग्नेट की वजह से, वर्ड्स पे ध्यान देना, हमने बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सिस पे और उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। और आप ऐसा बता रहे हो कि सर ये सोलेनॉइड भी जो है वो बार मैग्नेट की तरह आप बिहेवियर इसका देख सकते हो फील्ड लाइंस के हिसाब से। तो क्यों ना इसके यहां पे या इसके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमें आ जाए। बेटा उसके लिए अपने को करना पड़ेगा प्रूफ, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए छोटा सा प्रूफ करते हैं। तो बेटा अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ करने के लिए हम बेटा एक सोलेनॉइड मानते हैं, ठीक है, एक सोलेनॉइड मानते हैं। वैसे प्रूफ इसका आगे किया हुआ है बट फिर भी चलो मैं तुम्हारे लिए एक प्रूफ कर देता हूं। ये सोलेनॉइड मानते हैं, जिस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ अपन मान लेते हैं 12 के बराबर, ठीक है, 12 के बराबर। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस पी पॉइंट का सेंटर से दूरी में आर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं, ठीक है। इस सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारे टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स ऐसे वायर के जो टर्न्स है वो इसमें अंदर में किए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, अपना स्मॉल एन डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपना क्या बेटा स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये अपना स्मॉल एन के बराबर है। और इसके रेडियस को बेटा मैं ए मान लेता हूं, और एक अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं अपन। क्या अप्रोक्सीमेशन है कि ए की वैल्यू मच मच लेस है आर के कंपैरिजन में, और जो लेंथ है बेटा जो 12 है वो भी मच मच लेस है आर के कंपैरिजन में। तो मेरा जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है, और रेडियस और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बहुत छोटा है, ठीक है। तो मुझे पी पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, एक एलिमेंट चूज करता हूं। भाई ऑब्वियस सी बात है बिना एलिमेंट चूज किए तो होगा नहीं। तो यहां से मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक रिंग शेप का एलिमेंट चूज किया, एक एलिमेंट चूज किया, और इसमें फ्लो करने वाले करंट की वजह से पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। वर्ड्स पे ध्यान देना, इसमें फ्लो करने वाले करंट की वजह से मैं पी पे क्या लिख रहा हूं,
मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। अब एक रिंग, आपको मैं पहले ही बता दूं कि एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज मैं करने वाला हूं अपने इस डेरिवेशन में। अब ये रिंग है, इस रिंग की वजह से जो पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, रेडियस इसका कितना कैपिटल आर ही माना ना, ए माना है, चलो ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस इस रिंग का यहां से दूरी, तो ये आर है ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस बेटा कितना है, ये डिस्टेंस है आर माइनस एक्स, ये डिस्टेंस है आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन ये बेटा एक रिंग की वजह से लिखा मैंने, और इस dx थिकनेस से बहुत सारी रिंग होगी, n है नंबर ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ, तो n dx से मैंने इसको मल्टीप्लाई करके अपना dB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। dB छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक रिंग की वजह से, इस मतलब dx थिकनेस वाले रिंग की वजह से। इसको अपन करेंगे बेटा इंटीग्रेट, dB जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, ये सारे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3/2। एक्स का लिमिट देखा जाए तो यहां है प्लस एल और यहां है माइनस एल, क्योंकि इस टोटल लेंथ 2l है, टोटल लेंथ 2l है, तो प्लस एल से बेटा माइनस एल, तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक अपन इंटीग्रेट मार रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए तो यहां से आप देख रहे होगे कि जो हमारा बी आने वाला है बेटा, वो आने वाला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन बाई 2। आर के कंपैरिजन एक्स जो है, एक्स बहुत छोटा है आर की कंपैरिजन, तो इसको गायब कर दो, और ए भी बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि आर क्यूब, तो बेटा आर क्यूब निकल गया बाहर, अंदर में आ गया dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन बेटा आ गया x, लिमिट डाला l माइनस ऑफ माइनस l, यानी कि बेटा ये आ गया 2l के बराबर, ये क्या आ गया बेटा 2l के बराबर। अब अगर ये 2l के बराबर आ गया, अगर ये 2l के बराबर आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। लेकिन सर इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को देख के ना कुछ चमक नहीं रहा है कि कुछ अपने को समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ क्लियर नहीं लग रहा है इसको। बेटा इसको चमकाने के लिए आप एक काम करो, ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पहले तो ये करो, फिर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, 2 का कर दिया, पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे अपने को क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन देखना, गौर से देखना और फील करना इस बात को। तो बी का फॉर्मूला क्या है अपने लिए, तो भाई बी का फॉर्मूला अपने लिए है म्यू नॉट, देखते रहना, म्यू नॉट आई आई ए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन इंटू 12 इंटू 2 पाई, तो 4 पाई एल, तो देखते रहना ये आ गया 4 पाई एल, और नीचे में आ गया 4 पाई, ठीक है, 2 इंटू 2 पाई, तो 4 पाई आ गया, और साथ में क्या आ गया, साथ में बेटा यहां आर क्यूब आ गया। इसका मतलब इस फॉर्मूले के मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को तो एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, 1 अपॉन आर क्यूब को एक साथ ले रहा हूं, और बचे हुए टर्म को एक साथ ले रहा हूं। कौन सा टर्म, आई, देखना पाई आर स्क्वायर इज एरिया ए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया ए आ गया। अच्छा और क्या आ रहा है भाई, और एक आ रहा है एन, ठीक है, एन, तो एन पाई ए, और इनटू एक और टर्म आ रहा है, मेरे ख्याल से यहां पे आ रहा है पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया ना, आई और एल आ गया, ठीक है। देखो समझना, यहां पे जो टर्म्स आ रहे हैं, एल इंटू एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, एन इंटू एल इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का आधा, एन इंटू एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का आधा। अच्छा 4 पाई में से 2 कॉमन ले लो, ऐसे 4 पाई में से, इसको ऐसे लिखो यार, चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वो तुम्हें ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं काम करता हूं, आई को एक साथ लिखते, ठीक है, ए इसका रेडियस है, तो मैं पाई ए स्क्वायर एरिया को एक साथ ले लिया, ठीक है, एरिया को ले लिया एक साथ। अच्छा अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास यहां 4l इंटू एन बचा, समझना 4l इंटू एन बचा।
मैं 4L में से 2 को बाहर ले रहा हूं, 4L में से मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो देखते रहना। तो ये तुम्हारा आ गया म्यू नॉट बाई 4πr³। इसमें से मैंने 2 को बाहर ले लिया, अंदर में आया I इंटू एरिया, I इंटू एरिया इंटू N इंटू 2L। और N इंटू 2L क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N। N इंटू 2L है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट बाई 4πr³, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इंटू एरिया इंटू 2। जिस 2 को मैं लिखता हूं बाहर में ये। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला निकाल के आपने कौन सा तीर मार दिया? तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें ऐसा क्या छिपा है? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका भी खुद का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है NIA, जहां पे N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट इन वन टर्न, और A होता है एरिया ऑफ लूप। यानी कि बेटा ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4π M अपॉन r³। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है। और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो एक्सियल पॉइंट पे एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, यही था। जैसे डाइपोल की एक्सिस पे 2 kp/r³, यहां पे आ रहा है 2 म्यू नॉट बाई 4π, p की जगह m अपॉन r³। तो सेम टू सेम फॉर्मूला बार मैग्नेट की तरह यहां पे सोलेनॉइड का भी आया है, सेम टू सेम। बस बार मैग्नेट में क्या होता है बेटा, सोलेनॉइड का जो m होता है वो NIA होता है, बार मैग्नेट का जो बेटा m होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का लेंथ, ये होता है। ये बार मैग्नेट के लिए m का फॉर्मूला होता है। किसके लिए? बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए, अगर उनके बीच की दूरी L है तो। और ये सोलेनॉइड के लिए m का फॉर्मूला है। तो बेसिक सा फंडा ये कि सब कुछ सेम है, जहां मैग्नेटिक मोमेंट का टर्म आएगा आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये अपन ने एक्सिस पे निकाला है सोलेनॉइड की। आई बात समझ में? तो इसलिए आप कुछ याद मत करो, जहां m की बात है तो भाई डाइपोल में तो एक ही होता है पॉइंट चार्ज का, लेकिन जहां m की बात आती है बेटा, m एक बार मैग्नेट का भी होता है जो कि पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है, दोनों के बीच की दूरी, या फिर एक सोलेनॉइड का या किसी करंट कैरिंग लूप का होता है। और करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा वो होता है NIA, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। वही चीज यहां पे आया NIA, ये m है बेटा, इस सोलेनॉइड का वो m है। आई बात समझ में? चलिए अब यही चीज आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाया गया होगा। देखो B@P लिख दिया है इसने सोलेनॉइड की वजह से, भाई म्यू नॉट 2m बाई 4πr³। इसी चीज को इसने प्रूफ करने की कोशिश की होगी, एलिमेंट माना होगा, एलिमेंट मानने के बाद इसने क्या किया होगा, प्रूफ किया होगा मेरे ख्याल से। कहां किया है प्रूफ? देखो ये इसने पूरा का पूरा प्रूफ किया है यहाँ पे। वही जो अपन ने प्रूफ किया वही चीज को इसने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, वही चीज शो करने की कोशिश किया है। तो चलो इसको हटाओ और ये रहने दो, ठीक है, ये प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिक सा फंडा क्लियर किया जाए तो एक सोलेनॉइड को, एक बार मैग्नेट को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर कर सकते हो। वो सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप यहां पे लगा सकते हो। बार मैग्नेट के लिए जो m की वैल्यू होगी वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की दूरी। और अगर सोलेनॉइड रहे या करंट कैरिंग लूप रहे, उसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट कोई तुमसे पूछता है तो बेटा उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA, जहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। बस आपको इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि m कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत करो। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के डाइपोल का फॉर्मूला पता है तो इसका तो ऑलरेडी पता है। अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। बेटा ये जो सवाल है ना, ये इस चैप्टर का तो नहीं है, ये चैप्टर का है बेसिकली कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का ये सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, आपको ये सवाल घर से करके आना है, ठीक है। ये इस तरह के सवाल अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में लिया है। जब अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी तब अपन ने इस टाइप के सवाल लिए। क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया गया है, सब कुछ दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वो घूम जाता है।
घूमने के बाद उसका ओमेगा बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आपको ये करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो यूज करना है माइनस एम डॉट बी, ये आपको यूज करना है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है बेटा, वो आपको यूज करना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो रिंग है ये डायमीटर के अबाउट घूमेगा और डायमीटर के अबाउट इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो ये काम आपका रहा। चलिए चैप्टर के सेकंड पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। बेटा ये चैप्टर का सेकंड पड़ाव है। बेटा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई। मैग्नेटिज्म में अगर तुम गॉस लॉ लगाते हो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए करते हो, तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, तो जितना फील्ड एंट्री मारेगा उतना ही फील्ड एग्जिट भी कर जाएगा। जो अंदर गया वो बाहर निकल गया, तो नेट फील्ड क्रॉसिंग दिस एरिया विल बी जीरो। ठीक है, तो मैक्सवेल का वन ऑफ द इक्वेशन है, आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम गॉस लॉ अप्लाई करते हो गलती से, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेटा अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। यार देखो, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने से पहले बेटा कुछ डिस्कशन हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेकर चलते हैं। ठीक है, आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कशन इतने अच्छे से समझा दूंगा, दोनों तरफ अपन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक को साथ में लेकर चलते, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगेन ठीक है, जैसा अपने डाइपोल में किया था, इससे बहुत सारे टर्म्स आते हैं और वो टर्म्स ऐसे होते हैं ना कि रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा कि सर आपने क्या पढ़ा था। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ दोनों को रिकॉल करवाऊं ना, तो आप कहोगे अरे यार इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, रटा गया, कोई टेंशन ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ इसको रिलेट कर रहा हूं, और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि जो भी मैंने आपको बताया वो सारा का सारा पीपीटी में प्रेजेंट है, तो आपको लोड लेने की बात नहीं है कि नहीं। चलो बात करते हैं कि क्या है आखिर, एक्चुअली है क्या। देखो ठीक है, इसको समझने के लिए बेटा अपन एक कैपेसिटर लेके आते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर लेके आते और हम इस कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक तरफ प्लस क्यू चार्ज और एक तरफ बेटा माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं। ऐसे अपन ने दे दिया। अब एक बात बताओ, जैसे तुमने एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू दिया, तुरंत में आप क्या देखोगे, इसके अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट आ जाएगा। ई नॉट क्या बेटा, एक एक्सटर्नल फील्ड है जो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसके अंदर एक अपन मटेरियल जिसको आप डाइलेक्ट्रिक बोलते हो वो डाल देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर अपन इंसर्ट कर देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक की खास बात सुनो क्या है, डाइलेक्ट्रिक की खास बात यह है कि एक इंसुलेटर मटेरियल है, कंडक्टर नहीं होता, ये इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से जो एटम्स होते हैं, इस एटम में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये एक्सटर्नल फील्ड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मतलब अपने अपोजिट फोर्स लगाता है और न्यूक्लियस पे फोर्स इधर लगाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग तो नहीं सकते ना, इंसुलेटर है। लेकिन तुम थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, ये सारे एटम्स अपने शेप को डिफॉर्म कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोर और लेस यहां चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो एक बहुत माइन्यूट सा फीबल बोल बहुत माइन्यूट सा आपको इधर की तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस दिख जाएगा और इधर की तरफ बेटा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस दिख जाएगा, जिसको मैं माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश बोलता हूं। इधर क्या, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, और इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश है। बहुत बहुत वीक है ये, बहुत बहुत कम सा होता है। अब होगा क्या, तो इस डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस होने की वजह से बेटा दो फील्ड आ गए। एक फील्ड एक्सटर्नल वाली कौन सी है, ई नॉट, और एक फील्ड बेटा इंटरनल फील्ड भी आ जाएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक छोटा सा बेटा इंटरनल फील्ड भी है। इंटरनल फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है बट है। तो अब इस मीडियम का अगर आप नेट फील्ड की बात करोगे कि सर नेट फील्ड इस मीडियम में क्या होगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये होगा बेटा एक्सटर्नल फील्ड
प्लस इंटरनल फील्ड, यही इसके अंदर नेट फील्ड होगा। इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां तीन टर्म्स है, एक एक्सटर्नल फील्ड जिसने चार्ज को इंड्यूस किया, एक इंटरनल फील्ड जो इंड्यूस चार्ज की वजह से आया। तो ऐसा बोलना सही है ना कि एक्सटर्नल फील्ड ने ही इंटरनल फील्ड लाया, बोल सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता, और इन दोनों के नेट की वजह से नेट फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपको याद हो तो किसी भी पॉइंट चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वो होता था KQ/R², ये होता था। जहां KQ/R² की जगह पे आप लिखो 1/4πε0 Q/R², किसी भी पॉइंट चार्ज का। लेकिन ये तब होता था जब आपका मीडियम वैक्यूम या एयर होता था। अगर मीडियम चेंज करोगे तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज होके 1/4π E ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q/R² हो जाएगा, यही फॉर्मूला। और EM क्या होता है बेटा? EM होता है, क्या होता है? EM होता है E0 इंटू ER, जहां ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप इस फॉर्मूले को चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/4πε0 ER इंटू R², ऐसा भी लिख सकते हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि मीडियम चेंज करने पे जो फील्ड आया वो हमारे पहले वाले फील्ड को कम करके कितना कम किया? तो 1/ER टाइम्स कम कर दिया। मीडियम चेंज करने पे आपने मीडियम जैसे वैक्यूम से कुछ और रखा, हमारा जो नेट फील्ड है वो 1/ER टाइम्स कम हो गया। अब सेम चीज आप यहां सोचो, जब मीडियम में एयर था तो नेट फील्ड E0 था, लेकिन मीडियम चेंज करने पे नेट फील्ड की वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई? तो बेटा ये जो कम हुई ये पहले के मुकाबले सर 1/ER टाइम्स हो गई है। तो E0/ER इज इक्वल्स टू E0 प्लस E इंड्यूस, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तीन टर्म्स है बेटा, नेट फील्ड जो कम हो गई 1/ER टाइम्स, नेट फील्ड कहां से आया? तो पहले एक्सटर्नल फील्ड था जिसने चार्ज इंड्यूस करके इंटरनल क्रिएट किया। तो अब जो नेट फील्ड आया वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल के सुपरपोजिशन से आया, और जो नेट फील्ड आया वो पहले वाले एक्सटर्नल का 1/ER टाइम्स हो गया, जहां ER को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जो भी डिस्कशन अपन ने यहां पे किया मीडियम चेंज होने के बाद, सेम टू सेम डिस्कशन अपन मैग्नेटिज्म के साथ भी करते हैं। कैसे? तो मान लो अपने पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 है, ये एक्सटर्नल फील्ड है E0 की जगह। हमने क्या किया, इसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दिया, आयरन वायरन कुछ डाल दिया। इस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है बेटा? कुछ चेंजेस होते हैं, वो आगे देखेंगे क्या होता है। और तुरंत में आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। नेट वही वाला ई नेट की तरह यहां भी बी नेट आ जाएगा। अब यहां पे भी तीन टर्म्स है क्या? तो आप ऐसा बोलोगे कि सर देखो ऐसा है कि जो बी नेट की वैल्यू है वो B0 एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंटरनल फील्ड होगा, और इंटरनल किसकी वजह से आया होगा? तो इंटरनल B0 की वजह से आया। सेम टू सेम, अगर B0 नहीं होता तो ये नहीं होता, तो ये आया इसलिए क्योंकि ये था। और जैसा कि आपने यहां पे बोला कि नेट फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिज्म में आप ऐसा नहीं बोल सकते। यहां नेट फील्ड बढ़ भी जाता है बेटा और कम भी हो जाता है। इसीलिए हमें तीन अलग अलग टाइप के मटेरियल के बारे में स्टडी करना होता है। कौन कौन सा मटेरियल है? तो मटेरियल जो है बेटा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। किसी में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, किसी में कम हो जाता है। इसीलिए अपने को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि बढ़ेगा कि कम होगा। लेकिन इतना तो श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि सर B0 जो था एक्सटर्नल फील्ड, और ये B नेट है, तो जो B नेट आएगा बेटा, जो B नेट आएगा वो μ0 इंटू μr टाइम्स। अच्छा ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो, अभी रहने दो, ये छोड़ो, अभी आपको बताएंगे क्या मतलब हुआ। चलो ठीक है, ये रहने दो, ये आ गया।
ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर पा रहे होगे। अब देखो होता क्या है, यहां पे दो तीन टर्म्स हैं, नेट, एक्सटर्नल, इंटरनल। हमने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी हर एक के लिए डिफाइन कर दिया है। क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी। एक्सटर्नल फील्ड को बताने के लिए हमने एच वेक्टर का यूज किया। एच क्या होता है, एच को बेटा बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाम सुनना बस, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका काम क्या है भाई, ये कभी चेंज नहीं होता, एच वेक्टर कभी चेंज नहीं होता। मीडियम चाहे कुछ भी रहे, एच तो वही रहेगा। वो बोलते हैं ना कि क्लास को कंपेयर करने के लिए एक टॉपर अपने को रखना पड़ेगा, वही टॉपर है, कभी चेंज नहीं होता, बस वैसा का वैसा ही है एच। इंटरनल फील्ड को बताने के लिए हमने एक वेक्टर डिनोट किया आई। आई को बेटा बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब सोचो, इंटरनल फील्ड के लिए हमने आई डिफाइन किया और एक्सटर्नल फील्ड के लिए हमने एच डिफाइन किया। एच का काम क्या है, तो एक्सटर्नल फील्ड के साथ आया है, वो कभी चेंज नहीं होता। आई क्या, इंटेंसिटी, एक्सटर्नल फील्ड ने कितने अच्छे से मटेरियल को मैग्नेटाइज किया वो आई बताएगा। आई अच्छा है, आई बढ़िया, अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ, कम है, सही से मैग्नेटाइज नहीं हो पाया, इसीलिए आई को बोला गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि अपने पास यहां पे दो अलग अलग वेक्टर आ गए, एक एच और एक आई। एक्सटर्नल को दिखाने के लिए एच और इंटरनल को बताने के लिए आई। ठीक है, अब सर एच और आई डिफाइन कैसे होता है ये तो बता दो, एच और आई डिफाइन कैसे होता है। तो जो बताऊं बिल्कुल कंठस्थ रूप से रट लेना कि सर ऐसा ही होता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बोल रहा हूं कंफ्यूजिंग है, तुम कंफ्यूज कर जाओगे। देखो बेटा, एच डिफाइंड होता है, एच इज बेसिकली बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, इससे एच को डिफाइन करते हैं। यानी कि यहां से एक्सटर्नल फील्ड को बोला जा सकता है म्यू नॉट इंटू एच के बराबर। एक्सटर्नल फील्ड को आप क्या बोल सकते हो, म्यू नॉट इंटू एच के बराबर। उसी प्रकार से आई को डिफाइन किया गया है इंटरनल फील्ड अपॉन म्यू नॉट के बराबर। तो यहां से इंटरनल फील्ड को आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। देखो, एक अपन ने लिखा एक्सटर्नल फील्ड के लिए और एक अपन ने लिखा इंटरनल फील्ड के लिए। ठीक है, अब देखो सब के लिए अपन ने लिख दिया, इसके लिख दिया, इसके, ये बेचारा बच गया। अब ये बेचारा बचेगा नहीं, आप समझो, यहां पे जो बी नेट है भाई, बी नेट की वैल्यू, बी नेट की वैल्यू, बी नेट की वैल्यू बी नॉट के बराबर कब होगी, जब हमारा मीडियम वैक्यूम होगा। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो बी नेट की वैल्यू क्या होगी यार, तो आपको पता है ना सर, बी नेट की वैल्यू जैसे आपने यहां पर बोला ये 1/ER टाइम्स हो जाता है, उसी तरीके से आप देखो यहां म्यू नॉट है, म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट नहीं यूज करेंगे। अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया तो बी नेट की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ मीडियम इंटू एच हो जाएगा। मीडियम अगर वैक्यूम है, मीडियम अगर वैक्यूम है तो म्यू नॉट एच, और मीडियम अगर वैक्यूम के अलावा कुछ है तो ये हो जाएगा म्यू एम टाइम्स ऑफ एच, जहां म्यू एम हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसा कि आपने यहां बोला कि मीडियम चेंज करने पे, मीडियम चेंज करने पे ई नॉट बाई ई आर हो जाता है, 1/ER टाइम्स हो जाता है। उसी तरीके से हमने जब यहां पर मीडियम चेंज किया तो बी नेट की वैल्यू म्यू एम इंटू एच के बराबर हो गई, और म्यू एम को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ये बी नेट हो गया। तो हमने तीन टर्म डिफाइन कर लिया, क्या क्या देखते रहना। तीन टर्म में है बी नेट, दूसरा टर्म है एक्सटर्नल, और तीसरा टर्म है इंटरनल। यहां से ये कट कट कट, यहां से आ गया म्यू आर इंटू एच इज इक्वल्स टू एच प्लस आई, ये आ गया। इसको मत छेड़ो, ऐसे रहने दो। अभी तक अपन ने इतना डिस्कशन किया, बस यहां प्रॉब्लम पता क्या आती है, ये जो दो अलग अलग वेक्टर अपन डिफाइन कर देते हैं ना एच और आई, तो यहीं पे लोग फैल जाते हैं। बट आप इसको ऐसे याद करो, एच एक्सटर्नल फील्ड के लिए अपन ने डिफाइन किया, आई इंटरनल फील्ड के लिए डिफाइन किया। एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो सामने वाले को मैग्नेटाइज करना चाहता है।
आई को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितने अच्छे से वो मैग्नेटाइज हो पाया, वो अपना आई है। सिंपल सिंपल, ज्यादा लोड नहीं है। अब देखो आई को कैसे डिफाइन किया था, तो बेटा आई वाज डिफाइंड एज बी इंटरनल अपॉन म्यू नॉट, ऐसे आई को डिफाइन किया था। बट हर चीज को डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी प्रकार से आई को ठीक है ना, आई को डिफाइन करने का एक और तरीका है। आई को बेटा बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये दूसरा तरीका है आई को डिफाइन करने का, पहला नहीं दूसरा तरीका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये दूसरा तरीका है, आप याद कर सकते हो। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप बस समझो आई को डिफाइन करने के दो तरीके थे, जिसमें से एक तरीका वो था, एक तरीका ये है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, तो आप बोलोगे सर इतना 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 तरीका आई को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, वो होता है जाई इंटू एच। जाई को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब तुम बोलोगे सर पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बोला था ना, यहां पे ना यही एक छोटा सा इशू है, यही एक छोटा सा इशू है कि इतने सारे तरीके डिफाइन करने के आदमी पागल हो जाता है, इतने सारे तरीके। तो आई को अपन ने कैसे कैसे डिफाइन किया था, मैं तीनों तरीका लिख देता हूं। देखो तीन तरीके आई को डिफाइन करने के। आई क्या है, तो आई है अपना मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बस देखना, तुम रटोगे तो तुम भूल जाओगे, बस समझो इस बात को। आई को डिफाइन करने के लिए कितने तरीके, तीन तरीके। आई किसके लिए आया था, इंटरनल फील्ड के लिए आया था, तो इंटरनल फील्ड के हिसाब से आई को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दूसरा, आई का एक खुद का भी डेफिनेशन होता है, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और एक और तरीका है आई को डिफाइन करने का इन टर्म्स ऑफ एच, और आई होता है जाई इंटू एच। आई क्या होता है, जाई इंटू एच, या जाई को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो इस बार सिलेबस से आपके हट गया है, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आई को डिफाइन करने के बेटा तीन तरीके। अब हम वापस से अपने इस पे आते हैं। यहां से अगर आप गौर से देखो तो बेटा म्यू आर इंटू एच की जो वैल्यू है वो है एच प्लस आई, और आई को मैं लिख सकता हूं जाई इंटू एच। एच 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 कट गया, यहां से एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस जाई, जहां जाई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जितनी भी बातें अपन ने की वो सारी पीपीटी में मौजूद हैं, और अपन तुरंत में मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर कूद पड़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने तीन चीजों के बारे में स्टडी करना है। पहला, अगर वैक्यूम है तो फील्ड ई नॉट है, मीडियम चेंज करोगे तो फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई ई आर। ठीक उसी प्रकार से अगर वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट इंटू एच, और अगर मीडियम चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। जब भी मीडियम चेंज करते हैं तो क्या होता है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने अपने अंदर एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से नेट फील्ड यहां पे कम हो जाती है, बट यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो अब नेट फील्ड हो गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल को तो ई नॉट ही लिखा, इंटरनल को ई एन आई लिखा। जो नेट फील्ड है वो मीडियम चेंज होने की वजह से ई नॉट अपॉन ई आर हो गई। उसी तरीके से यहां पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लिखा। एक्सटर्नल के लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसको बोला अपन ने एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इंटरनल के लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसको बोला हमने आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब दोनों को अपन ने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। एच डिफाइंड होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, आई डिफाइन होता है बी इंटरनल अपॉन म्यू नॉट। इन दोनों का यूज करके अपन ने दोनों जगह चिपका दिया, और अपन ने ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके यहां पे एक रिजल्ट निकाला। जो नेट फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच है। जो नेट फील्ड आएगा मीडियम चेंज होने की वजह से वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आएगा, मीडियम चेंज होने की वजह से। जहां म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। चलिए बहुत बढ़िया।
आई को डिफाइन करने के कुल तीन तरीके, आई को डिफाइन करने के कुल तीन तरीके। एक तरीका तो ये है कि आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई मटेरियल कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हो पाया। तो पहला था इंटरनल फील्ड के तरीके से, दूसरा था आई का खुद का एक पर्सनल डेफिनेशन है, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा था कि आई को एच के टर्म में क्या लिखा जाता है। तो आई को एच के टर्म में लिखा जाता है जाई इंटू एच, जहां जाई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, वो होता है। तीन तरीके से आई को डिफाइन किया। फिर मैंने ये वाला उठाया और अपने पुराने वाले में इसको चिपका दिया, आई की जगह पे जाई इंटू एच चिपकाया, एच 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 कट गया, म्यू आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस जाई। अभी तक अपना डिस्कशन यहां तक चला है। इसी डिस्कशन को मैं आपको शो कर देता हूं। एक्सटर्नल फील्ड बी ऑन किया, बी नॉट ऑन किया, इन नेट आया अंदर में एच बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, नेट क्या आ गया, नेट आ गया म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, जैसे 1 अपॉन ई आर था, यहां म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आ गया। आगे बात करते हैं। फिर मैंने आई की बात की थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरे तरीके से आई को डिफाइन किया गया। देखो वैक्यूम के लिए वही म्यू नॉट इंटू, और ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। चलो अब जितनी बातें अपन ने की वो सामने आपके लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ, देखो आई एम बाई वी से डिफाइन होता है, बी नेट म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, जाई आई बाई एच, और म्यू क्या होता है बी बाई एच। म्यू बी बाई एच कब होता है, अगर वैक्यूम हो, अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में क्या हो जाएगा, तो वैक्यूम में म्यू को रिप्लेस कर दोगे किससे, तो म्यू को रिप्लेस कर दोगे म्यू नॉट से। और किसी मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में म्यू एम आ जाएगा, म्यू की जगह म्यू एम आ जाएगा, और म्यू एम को क्या लिख सकते, म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। वही चीज अपन ने किया है, ठीक है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहां पे सोलेनॉइड कैसे निकाला है, सोलेनॉइड कैसे निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, करके सॉल्व करके से निकाल दिया। ठीक, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। फिर वही सेम फॉर्मूला इसने किया जो अपन ने अभी काम किया, वही इंड्यूस, वही एक्सटर्नल, और फिर फाइनली उसने क्या बात की, तो फाइनली आपको याद रखना है कि जो म्यू आर होता है बेटा वो 1 प्लस जाई के बराबर होता है, ये आपको फाइनली याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आते हैं मटेरियल के ऊपर। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद कौन किस तरीके से बिहेव करता है, वही ये 3 टाइप के मटेरियल है। सबसे पहले बात करते हैं डायमैग्नेटिक की। भाई डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, अच्छा डाइपोल्स क्यों क्रिएट होते हैं सर, किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट कैसे होते हैं, यार आपको पता ना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो एक सर्कुलर लूप में करंट की तरह बिहेव करेगा, और सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक मोमेंट अपना प्रोड्यूस करता है। तो वही ये छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स वही हैं जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से आ रहे हैं नेट किसी एक एटम में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है, क्या खास बात है, देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो एक्सटर्नल फील्ड जब ऑन किया जाता है, समझना इस बात को, एक ही बार में समझना, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जब एक्सटर्नल फील्ड ऑन किया जाता है तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, सारे नहीं कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने लग जाते हैं। अलाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से एक तरीके का रिपल्सन का बिहेवियर शो कर रहे हैं। कैसा, रिपल्सन का। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑलरेडी एटम में प्रेजेंट है, एटम में जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन हो रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाह रहे हैं, कम या ज्यादा, कम करना चाह रहे हैं। तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, नेट फील्ड की वैल्यू को कम करना चाह रहे हैं। तो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन देमसेल्फ अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात ही यही है कि वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट में से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अपनी डायरेक्शन को उल्टा अलाइन कर दिए कि भाई मैं तो कम करना चाहता हूं। ठीक है, these substances are feebly magnetized in the opposite direction of magnetism. Opposite होता है। Magnetic field inside diamagnetic material is slightly less
कम हो जाता है, देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बताया था ना, यहां पे कम हो जाता है अपोजिट जाने की वजह से। प्रॉपर्टी है, अपन कुछ नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टी है। द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनका जो बिहेवियर होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। ये कुछ सब्सटेंस है, N2, H2O, NaCl, ये कुछ एग्जांपल्स है। कुछ प्रॉपर्टीज और भी दिया गया है, जैसे एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो फीबली रिपेल्ड किया जाता है, अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से। अगर आप इसको मैग्नेट के बीच में रखोगे तो ये अट्रैक्शन नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा खुद को साउथ साउथ की तरह, ऐसे साउथ और यहां नॉर्थ बन जाएगा। यहां पे भी रिपल्सन होगा, यहां पे, तो वो दूर भागना चाहेगा, वो मैग्नेट से ना दूर भागना चाहेगा, ऐसा देखा गया है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे अलाइन हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता, उसके साथ परपेंडिकुलर में अलाइन हो जाता है। वही बताने की कोशिश किया, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट सेट्स इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, ये अपने आप को 90 पे अलाइन कर लेते हैं। ये सारा बिहेवियर उल्टा करते हैं। ये ऐसा लगता है मैग्नेटिज्म से दूर भागना चाहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहते हैं, ये रिपेल्ड होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स ही है। ठीक है, चलिए। और कुछ और भी प्रॉपर्टी है कि एक लिक्विड है, डायमैग्नेटिक लिक्विड इसके अंदर प्लेस किया गया। तो आप बेसिकली ये पढ़ लेना कि क्या होता है, बीच में डिप्रेशन होता है। ठीक है, अगर तुम उसको दूर लेके जाओगे तो बीच में ऐसे डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे बिहेवियर ऑब्जर्व किए गए हैं, उसी को अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा है कि पास लाओगे तो ये ऐसे बम बनेगा, दूर जाओगे ऐसा डिप्रेशन बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया। तो आप ये सब पढ़ना, ठीक है, आप पढ़ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेस डेंस हो जाएगी। और सही भी बात है ना, गलत बात कहां है कि भाई तुमने बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है अंदर में, तो कम मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब हुआ कि लाइंस की डेंसिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो लाइंस की डेंसिटी आप इसके अंदर देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है थोड़े बहुत अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होके नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहां पे बेटा कम कर रहे हैं। देख लो, कम हो गया डेंसिटी। चलिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो जाई होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये -1 से 0 के बीच में होता है, यानी कि वैल्यू निगेटिव होती है। अब सोचो बेटा, जो म्यूआर था वो क्या था, 1 प्लस जाई था, 1 प्लस जाई था। अब तुम सोचो, अगर जाई की वैल्यू निगेटिव है, 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। और अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है, जो म्यू आर होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा कम हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है, कम होता है इसीलिए। ठीक है, वही चीज ने बताने की कोशिश की है कि क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करता। क्यूरीज लॉ क्या, टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्यूरी लॉस को क्या ही फॉलो करेगा, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, बेसिक सा फंड है, ध्यान रखना आप। यही चीज बताने की कोशिश की, देखो सामने आपके। प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर में कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, तो सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर जो होता है आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो डायमैग्नेटिक के परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फील्ड बिल्कुल इसके दूर से चली जाती है, इसके अंदर भी तो एक तरह का मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, कि फील्ड बिल्कुल दूर में चली गई और इस अपने अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड को पास करने नहीं देते, अपने अंदर से ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पास करने नहीं देते, बिल्कुल लॉक हो जाता है। ठीक है, चलो दूसरा कौन सा है बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं बोलोगे, थोड़ा सा, एटलीस्ट अपोजिट तो नहीं है, फील्ड की डायरेक्शन में ही तो है। इससे क्या होता है, जो नेट फील्ड होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो बेटा नेट फील्ड होगा ना वो हल्का सा बढ़ेगा, बहुत स्ट्रांग नहीं बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ जाता।
क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में लाइन है। तो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बेटा बड़ा। दीज सब्सटेंस आर फीबली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन कम होता है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो नेट जो आता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये भी टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। डायमैग्नेटिक का बिहेवियर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, इसका बिहेवियर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बेटा मतलब बिहेवियर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। O2, FeO, अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे अपने सब्सटेंस। अब वही लिक्विड वाला प्रॉपर्टी है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज है आप पढ़ सकते हो। फीवली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बहुत बहुत कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। वो 90 पे अलाइन करता था, वो उसी डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। और लिक्विड का वही बिहेवियर है, उसका अपोजिट, दूर जाने पे ये ऊपर जाता है, पास आने पे ये डिप्रेशन बना देता है। तो उसका जस्ट उल्टा बिहेवियर यहां शो किया जाता है, पढ़ लेना, ठीक है, जस्ट पढ़ लेना। अब इंपॉर्टेंट है जाई, the magnetic susceptibility of paramagnetic substance has a small positive value। यहां पे बेटा जो जाई की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, डायमैग्नेटिक के लिए जाई की वैल्यू निगेटिव थी। तो जाई अगर पॉजिटिव होगा तो म्यू आर जो होगा वो 1 प्लस जाई होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये 1 से बड़ा होगा तो नेट फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि बी की वैल्यू H इज द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, वही है। और ये क्यूरी लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, वही टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। चलिए बेटा फाइनली हम अपने बात करने वाले थर्ड मटेरियल के बारे में, जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। भाई अपने पास 3 टाइप के मटेरियल थे, डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट तो होता है बट बहुत फीबल, बहुत कम अट्रैक्ट हो पाता है, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होता। तीसरा है बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन एग्जांपल होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आपने देखा होगा कि आयरन को आप मैग्नेट के आसपास में लेके जाते हो तो आयरन तुरंत चिपक जाता है, क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जब एक्सटर्नल फील्ड ऑन किया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो नेट फील्ड है, वो एक्सटर्नल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेटा इसका जो जाई होता है ये मच मच ग्रेटर होता है 1 से, जिसकी वजह से म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर हो जाती है 1 से, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ जाता है, कम छोड़ो ज्यादा छोड़ो, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की है। कुछ प्रॉपर्टीज है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट व्हेन यू प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट क्विकली अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। When ferromagnetic material is placed in magnetic field, the magnetic field become highly dense। देख लो कितना ज्यादा यहाँ पे डेंस हो गया है, बहुत हाईली डेंस हो जाता है जब भी आप एक मटेरियल को रखते हो। और देखो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। डायमैग्नेटिक में यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बन जाता था और फील्ड दूर भागते थे, यहाँ उल्टा होता है, बिल्कुल डायमैग्नेटिक का उल्टा हो रहा है और बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। वहां तो बहुत कम होता था, यहाँ बहुत स्ट्रांग हो रहा है ये चीज। बाकी लिक्विड के बारे में वही सेम चीज, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक की, दूर जाएगा तो ये बम बनेगा, पास आएगा तो डिप्रेशन बनेगा, वो पैरामैग्नेटिक की तरह ही बिहेवियर है। क्योंकि पैरामैग्नेटिक में ये बिहेवियर थोड़ा कम होता है, कम वे में होता है, इसमें ज्यादा में होता है, ठीक है। बाकी लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, लिक्विड और गैसेस में ये बिहेवियर नहीं देखा गया है। इफ अ फाइनली पाउडर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ वॉच ग्लास, वही चीज किया, वहां पे अपन ने लिक्विड यूज किया था, क्योंकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में लिक्विड प्रेजेंट हो जाते हैं, बट यहां पे लिक्विड नहीं होता। यहां पे अपन बहुत फाइन आयरन के पीसेस को बहुत फाइन करके अपन डालें, तब ये बिहेवियर अपन देख पा रहे हैं। तो वही चीज है, ठीक है, प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो जाई की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, जिसके लिए म्यू आर की वैल्यू जो होती है वो भी बहुत 1 से ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जब भी तुम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो बी नेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो
इट्स मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बी बिकम्स मच हायर देन वैक्यूम, वैक्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, ये क्यूरीज लॉ ओबे नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो क्यूरी लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही ओबे करता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस होता है वही वाली बात है। देखो अब देखा जाए यहाँ पे तीनों के बीच का एक बहुत प्यारा सा रिश्ता दिया हुआ है। जाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेस पॉजिटिव हाई पॉजिटिव। म्यू आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 1 से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, म्यू आर 1 से बहुत ज्यादा होता है। जो बी नेट आएगा वो म्यू नॉट एस से छोटा आएगा, बी नेट म्यू नॉट एस से ज्यादा आएगा, यहां बहुत ज्यादा आएगा। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है इसका बिहेवियर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, feebly attracted by the magnet, strongly attracted by the magnet, ये कुछ बिहेवियर है और ये सवाल है। the magnetic susceptibility is negative for diamagnetic material। तो बेटा ऐसा है कि हमने चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा ज्यादा कुछ पढ़ने का था नहीं, पहले था जब अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ करता था, हिस्टेरिसिस करता। अब बेटा इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। जो आपने देखा कि बार मैग्नेट के बारे में अपन बात की, थोड़ी अपन ने सोलनॉइड के बारे में बात की, और फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात की। इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी बहुत है कि ओबेस क्यूरी लॉ एंड डू नॉट ओबेस क्यूरी लॉ। यार क्यूरी लॉ क्या है? तो बड़ा छोटा सा लॉ है, ऐसे जान लो, कभी आएगा काम तो देख लेना। जो जाई होती है सब्सिपिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑब्वियस सी बात है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही बेटा क्यूरी लॉ ओबे करता है। तो यही क्यूरी लॉ का कहना था कि जो जाई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे जाई की वैल्यू कम हो जाएगी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इतनी सारे डिस्कशन करने के बाद बेटा फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया। तो इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, कुछ था नहीं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जिसकी बात करने वाले उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मेंस में भी एडवांस में भी है। ये सिर्फ मेंस में था, एडवांस में नहीं था। तो जितना भी अपन ने पढ़ा आप बस इसको पढ़ लो, घर पे जाके आप पीवाईक्यूज कर लेना। और पीवाईक्यूज में जितने भी अर्थ मैग्नेटिज्म के सवाल हैं या हिस्टेरिसिस कर वाले सवाल है तो आप उनको छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आप छोड़ सकते हो। आप वही सवाल करना जैसे जो बार मैग्नेट से रिलेटेड सवाल होंगे या सोलनॉइड से रिलेटेड सवाल होंगे या इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल होंगे, तो आप उनको ही करना, आप उसके अलावा और कुछ मत करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।